हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 25th मार्च और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था जस्टिस एनवी रमना न्यू सीजीआई बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, आपने बस ये देखना है अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जो आप अपना बेसिक्स पॉलिटी में पढ़ेंगे, बस उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा आपने कुछ और नहीं देखना है। पेज वन पे था सुप्रीम कोर्ट, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो बनाए हुए नोट्स, उसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिसमें हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है और दूसरी बॉडीज़ क्या कह रही हैं। उसके बाद हमने ये कहा था कि हियरिंग चल रही है इसकी, तो धीरे धीरे हम पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे। कोई अभी कंसोलिडेटेड पॉइंट नहीं है, बट आप ये अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कंसर्न रेज किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुड मिस यूज क्रोड्स ऑफ रुपीज जो डोनेशन की तरह रिसीव करेंगी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू बैंक रोल वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकती है और अपने टेरर में भी यूज़ कर सकती है। तो आप जैसे मैं आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद थोड़े से पेजेस छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे हम दे क्योंकि पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे, तो उसमें आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसर्न रेज किया है। पेज वन पे था कि अफगान ने कहा है कि यूएस चाइना रशिया ने जो ट्रॉयका किया है, पाकिस्तान भी उसमें एडमिट किया है उन्होंने, बट इंडिया को नहीं किया, तो इंडिया को करना चाहिए था। वो इतनी अभी इम्पोर्टेंट नहीं बनती है, जब बनेगी तो आई लेट इट नो। अभी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। पेज वन पे था कि आपको पता होगा दिल्ली का बिल जो है हमने डिस्कस किया था, वो पास हो गया राज्यसभा में भी। तो अब प्रेसिडेंट के एक्शन मिलते ही इसको वो मिल जाएगा, बट देखिए मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली पे रोज़ लेक्चर्स आएंगे, रोज़ मतलब एडिटोरियल्स पे आएगा, कभी कुछ आएगा। जो हमने परसों लेक्चर का बनाया था उतना ही आप अभी रखिएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि कंक्लूजन आने दीजिए, अच्छे से मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कल भी एक पूरा एडिटोरियल पे था दिल्ली बिल का, बट उसमें से नोट्स मत बनाइएगा। आपने देखा होगा मैंने डेलिबरेटली छोड़ा था उसको। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के ही एडवोकेट है। और दूसरा क्या है कि जितना हमने बना लिया वो बहुत ब्यूटीफुली एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हमने दी है। कंक्लूजन की वेट है, जब आएगा आई लेट यू नो। पेज फाइव पे था एक जो पीपल के बारे में न्यूज़ थी, जोरो के बारे में, कि वो मिजोरम में कैसे हुआ प्रोटेस्ट, वो आपने देखना नहीं है। हमने क्या देखना है, देखिए जो पीपल कौन है। ये एथनिक ग्रुप है इंडिया बांग्लादेश म्यांमार का, जो जाना जाता है मिजो के नाम से भी, कुकी के नाम से भी, जोमी के नाम से भी, चिन के नाम से भी। ये कहाँ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार और चिटागोंग हिल ऑफ बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको वैसे बता दूं, जो हमारी बॉक्सर है मेरी कॉम, वो भी जो एथनिक ग्रुप की है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया ने एब्सटेन किया, जैसे मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा इसका अगर आपको लिखना आए तो क्या लिखना है कि यूएन की जो रिपोर्ट थी हाई कमीशन की, उन्होंने कहा था कि इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन, हाइटेंड सर्वेलेंस अगेंस्ट राइट डिफेंडर्स, एनजीओज पे बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रही है, प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, और एंटी माइनॉरिटी रेटोरिक जो चल रहा है, वो रेज किया था कंसर्न यूएन ने। अब हिंदुस्तान ने एब्सटेन क्यों किया है? क्योंकि इंडिया इंडिया ने कहा है कि वी कैन नॉट मतलब अपसेट आवर नेबर्स। इंडिया सीम्स टू हैव यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपने डिप्लोमेटिक स्पेस और कंटेन द बनाए रखे श्रीलंका के साथ। और आपको पता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे नेबर्स पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर आज हम उनके अगर श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करते तो श्रीलंका वुड हैव गॉन टू चाइना। तो इसलिए हमारे लिए वो बहुत खतरनाक होता। हमें अपने नेबर्स का भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे चाइना की ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना बने। तो इसलिए हमने वोट अगेंस्ट श्रीलंका नहीं करा, और फेवर में इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें साथ साथ तमिल माइनॉरिटी की भी चाहिए सपोर्ट कि वो अचीव करे इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी एंड पीस। और इंडिया का अपना भी एक फंडा है कि वो कहते हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद एक्सटर्नली मैंडेटेड इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म, कि ऊपर से कोई थोपा गया या ऊपर से कोई मैंडेटरी किया गया इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। हमने जब 2012 में भी ह्यूमन राइट्स में इंडिया ने रेजोल्यूशन किया था अगेंस्ट श्रीलंका, तब हमने कहा था कि हमने एक रेजोल्यूशन दिया था टू इनकॉर्पोरेट द नीड फॉर श्रीलंका's कॉन्करेंस टू एनी असिस्टेंस, कि हमें श्रीलंका की भी कॉन्करेंस चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स में ऑफर इन सच अ प्रॉब, हमें इसलिए हमने कहा था कि डेवोल्यूशन होना चाहिए रेदर देन अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के केसेस में हमें डेवोल्यूशन होना चाहिए कि हमारी कंट्री ही खुद कुछ करे, रेदर देन कि वो बाहर वाले कुछ करे और वो अकाउंटेबल हो उसको। उसमें आप फिर अगर ये लिखना ही आए तो एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कैसे कैसे चाइना ने वहाँ पे पोर्ट कर रखा है, क्या इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, किस वजह से हमारा ईसीटी कैंसिल हुआ। उसके बाद उन्होंने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा। इन केस अगर ये आता भी है घुमा फिरा के, तो उस केसेस में आप अपना ईसीटी का भी एग्जाम्पल देंगे, चाइना पोर्ट का भी एग्जाम्पल देंगे,
जैसे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में आप देख सकते हैं कि चाइना को उन्होंने पोर्ट दिया हुआ है। ईसीटी का हमने जापान के साथ इंडिया ने दिया था, वो उन्होंने हमें मना कर दिया, और डब्ल्यूसीटी वो करा, तब भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो इतना ज़्यादा देने का, इतना ही लिखेगा 250 वर्ड्स में जितना मैंने आपको दिया है। हाँ, इसमें आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ये लास्ट पैरा जो है कि हम इंडिया जो है कभी भी एक्सटर्नली मैंडेटेड इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। वो कहता है डेवोल्यूशन होना चाहिए रेदर देन अकाउंटेबिलिटी। उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2012 में भी अगर फेवर में भी सपोर्ट किया था कि श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, तब भी हमने यही कहा था कि एम्फेसिस जो होना चाहिए वो डेवोल्यूशन पे होना चाहिए रेदर देन अकाउंटेबिलिटी। उससे ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद एक एडिटोरियल 1 पे था, दूसरे वाले पेज पे, नीति आयोग और वाटर एड का। इसमें कुछ पॉइंट्स बेसिक्स भी हैं जो प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ आप लोग भी लिख सकते हैं मेंस के लिए। देखिए, नीति आयोग और वाटर एड, जैसे जब हम ये कुछ फैक्ट्स लिखते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। तो नीति आयोग और वाटर एड जो है वो कहते हैं कि 70% इंडिया का सर्फेस और ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट से हो चाहे अदर वेस्ट से हो, एंड इट इज़ लाइकली टू कैरी वायरसेस। वंस द वायरस, जैसे कोरोना वायरस की बात करें, आपने देखा होगा कि जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन में घुस जाता है, उसके बाद वो वेस्ट वाटर में प्रोलिफरेट होगा ही, प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज होगा ही होगा। इसमें आप एग्जांपल्स देते हैं, जैसे सिडनी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इनके वाटर स्ट्रीम्स में ये कोरोना वायरस मिला है कि वहाँ की जो ये बॉडीज़ हैं ये कंटेमिनेट हो गई थी। और आप फिर एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया नल से जल स्कीम। देखिए, डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में डॉट्स डाल सकते हैं, इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इधर से तो हमारे को अनाउंस किया नल से जल स्कीम। या आप प्रीलिम्स में भी लिख सकते हैं कि बाय 2024 रूरल हाउस होल्ड्स, एवरी रूरल हाउस होल्ड को वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, नल से जल स्कीम है ये। और हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे आपको बताया कि वाटर सोर्सेज सारे कंटेमिनेटेड है। अब क्या कैसे नल से जल स्कीम में हम कर सकते हैं? द ओनली वे टू प्योरीफाई वाटर इज थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। मगर रिवर्स ऑस्मोसिस का आपको पता है कि कॉन्टेमिनेंट्स तो रिमूव करता है ये, बट जितने भी हेल्दी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें रिक्वायर्ड जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि वी मस्ट कंजर्व एंड यूज आर नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज। लाइक नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज कौन से हैं? जो वाटर बीनीथ आवर फॉरेस्ट, जितना भी पानी हमारे फॉरेस्ट के बीनीथ है वो बहुत अच्छा नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। सेकंड, हम कह सकते हैं एक्वाइफर्स, जो बिलो द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स है। ये दो ऑप्शंस हमारे पास बहुत अच्छी हैं जिनको हम नल से जल स्कीम में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ यमुना वाटर, जैसे यूज़ हो रहा है यमुना फ्लड प्लेन्स का दिल्ली के अंदर। तो बोथ दी सोर्सेज प्रोवाइड नेचुरल अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड आर रेन्यूएबल। एक तो ये रेन्यूएबल हैं, ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट लिख लीजिएगा, रेन्यूएबल हैं। रेन क्योंकि इसको नेचुरली रिचार्ज करती है एवरी ईयर, एंड इट इज़ दिस रिचार्ज विच कैन बी यूज्ड बाय आर सिटी फॉर आर सिटीज़ एंड टाउन्स। उसके बाद आप जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले एक एग्जांपल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप फ़ोन करके किसी बॉडी बनाई जा रही है जिसमें सारा डेटा भी रखा जाएगा। आप अगर आप अपना टैप वाटर चेक कराना चाह सकते हो तब उनको बुला सकते हैं, तो उसका एग्जांपल इसमें ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ऐसे कनेक्ट किया जाइए पुराने लेक्चर्स को नए लेक्चर्स के साथ। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि उसने कहा है कि एक तो हम क्लाइमेट न्यूट्रल टॉक्स की बात कर रहे हैं, ऊपर से वो अदानी को जो दी है ऑस्ट्रेलिया में माइन, उसमें हमें कुछ नहीं देखना है, इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है उसमें। डेली की इतनी इतनी चीज़ें मत पकड़िए, हमें बस ये जो मैंने नाम लिखा है कार्मिशेल कोल माइन कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये थोड़ा सा हमें कई बार फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, 2-3 चीज़ें दे दी जाती हैं। तो कार्मिशेल कोल माइन जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। क्वींसलैंड ना भी याद रहे, ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये ईस्ट आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे उसके टॉप पे क्वींसलैंड स्टेट है, ब्रिस्बेन वगैरह जहाँ पे है। उसके बाद ट्यूलिप गार्डन के लिए मोदी जी ने कहा है कि हो क्या ये, तो ये वैसे प्रो लोग तो जानते होंगे जो अच्छी तरह पहले से तैयारी कर रहे हैं, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे, एक तो फुटहिल्स याद रखिएगा, जबरवान रेंज है। देखिए, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे वेयर इज ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड, कोई बहुत छोटा पेपर नहीं है, ऐसे नहीं पूछेंगे, बट आपको ना 3 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस मतलब मिस मैच करके ए एंड बी कॉलम्स दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ट्यूलिप गार्डन का जो फुटहिल्स है, किसके फुटहिल्स पे है? जबरवान रेंज और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है ये। फिर पेज 14 पे था जिसमें आपने देखा होगा ई कॉमर्स वालों के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ रेगुलेशंस लेके आइए। उसमें अभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें एक टर्म थी ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है कि ये ऑनलाइन रिटेलर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी जैसे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पे आप लेने जाओ, परचेज करने जाओ, जब आप पूरा इंटरेस्ट शो कर देते हैं, बहुत छोटा प्राइस लिखा होता है, जैसे सपोज लिखिए 100 रुपये लिखा होगा, आपने मन बना लिया, सब कुछ कर लिया, एफर्ट्स दे दिए, जैसे ही आप उसको खोलेंगे मतलब क्लिक करते हैं परचेज के लिए, उसके बाद वो टैक्सेस ये सब इंक्लूड करके
पता चलता है कि वो प्राइस तो भैया 100 का 150 पहुंच गया. दैट इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग. ड्रिप प्राइसिंग इज अ टेक्निक. इट इज यूज्ड बाय द ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर बाय अ हेडलाइन प्राइस. हेडलाइन प्राइस मतलब जो आपको देखता है, एकदम आप देखने को देखते हैं कि ये प्राइस इतना आ रहा है, ये प्रोडक्ट इतने का है, तब आप मन बनाते हैं कि चलो ले लेता हूँ. इज एडवर्टाइज्ड एट द बिगनिंग ऑफ परचेज प्रोसेस. उसके बाद जब आप उसका मन बना लेते हैं और जैसे उसको क्लिक करते हैं तो फिर एडिशनल फीस, टैक्सेस, चार्जेस आर देन ड्रिप्ड. इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग. तो ये अगर आपको अगर प्रीलिम्स में ड्रिप प्राइसिंग के बारे में पूछा जाता तो आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, आप ना दे पाते इसका आंसर. तो इसलिए ऐसी ऐसी टर्म्स को आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए. उसमें कुछ नहीं लिखा होता ड्रिप प्राइसिंग, बट ड्रिप प्राइसिंग अगर आपने पढ़ा तो आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ड्रिप प्राइसिंग क्या है, देखूँ एक बार जाके. तो ऐसे देखना चाहिए. ठीक है. तो और जितना मैं करा रहा हूँ विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इतना ही कीजिए. अपनी तरफ से दिमाग लगा के ये मत सोचेगा यार ये एडिटोरियल अच्छा लग रहा है, इसको मैं नोट्स बना लूँ, इसको बना लूँ. मत, बल्कि कीजिए जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करिए. यू कैन ट्रस्ट मी, रिलाई ऑन मी डेफिनेटली. हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, दैट्स इट.